आइए अब बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। यानी कि अगर किसी कंडक्टर के दो एंड्स पे हम किसी बैटरी को कनेक्ट कर दें, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये एक वायर है, ये कंडक्टर है, और हम इसको एक बैटरी से हम इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। तो इसके दोनों एंड पर एक पोटेंशियल डिफरेंस, इस वायर के इस एंड पर पॉजिटिव, इस वायर के इस एंड पर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। और इस तरीके से इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट का फ्लो, जो हमारा कन्वेंशन है, प्लस से माइनस की तरफ होगा। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। यानी कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे तो इस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो यही इस डिफिनीशन में एक्सप्लेन किया गया है। सपोज अगर I इसमें फ्लो होने वाला करंट है और V वोल्टेज हम लगा रहे हों इस कंडक्टर के अक्रॉस, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा? करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज V। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जितना ज़्यादा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मीन्स जितना ज़्यादा वोल्टेज लगाएंगे उतना करंट फ्लो करेगा। और अगर इसको हम इक्वल के साथ, इसको कुछ रिलेशन के साथ जोड़ना चाहते हो तो हमको एक रेजिस्टेंस R यहाँ पर लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट, जहाँ पर R एक कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को रेजिस्टेंस कहा जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो यहां पर V अपॉन I इज इक्वल टू R जो हम लिख रहे हैं, उससे हम रेजिस्टेंस की एक डिफिनीशन बना सकते हैं। तो क्या डिफिनीशन बन रही है? तो रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज अपॉन फ्लोइंग करंट। और इसको अगर हम लोग एक डिफिनीशन का फॉर्म रूप दें तो ये कहा जा सकता है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यहां पे आइए देखते हैं कि रेजिस्टेंस की एक और डिफिनीशन हमको मिलती है, और वो क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जिस प्रकार से आप याद करिए, मोशन जो चैप्टर आपने क्लास 9th में पढ़ा था, उसमें आपने फ्रिक्शन के बारे में जाना होगा कि फ्रिक्शन अपोजेज द मोशन। उसी प्रकार से रेजिस्टेंस अपोजेज द फ्लोइंग ऑफ करंट। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो जितना करंट फ्लो होगा रेजिस्टेंस उसको अपोज करेगा। लेकिन ये फ्रिक्शन से किस प्रकार से डिफरेंट है कि जितना ज़्यादा अगर कोई हम फोर्स लगा रहे हैं मोशन के लिए तो फ्रिक्शन उसके हिसाब से बढ़ता था, लेकिन रेजिस्टेंस फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है। अगर हमारे द्वारा लगाया गया वोल्टेज 1 वोल्ट हो तो और इससे प्रोड्यूस होने वाला करंट 1 एम्पियर हो, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी? रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी? तो रेजिस्टेंस की वैल्यू V अपॉन I वाला फार्मूला आप यहाँ पर लगा करके देखिए। तो V अपॉन I इज इक्वल टू V की वैल्यू 1, I की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू आएगी 1 ओम। तो इस प्रकार से हम 1 ओम का डिफिनीशन फाइंड कर सकते हैं। हम फाइंड कर सकते हैं द डिफिनीशन ऑफ 1 ओम। तो इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर on applying 1 volt potential difference across its end, then the value of resistance will be 1 ohm। मैं आशा करता हूं आपको रेजिस्टेंस का ये टॉपिक और ओम्स लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक ग्राफ के माध्यम से आप देखिए
कि करंट और रेजिस्टेंस के बीच में क्या संबंध है। अगर हम एक इस प्रकार से ग्राफ बनाएं, यहां पर एक्स एक्सिस, यहां पे वाई एक्सिस, और इधर हम करंट का फ्लो कराएं आई, और इधर हम लोग वोल्टेज को शो करें, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी? तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हरदम V और I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। तो रेजिस्टेंस को हम लोग ग्राफ में इस कर्व से, स्ट्रेट लाइन कर्व हमको मिलता है, उससे हम शो करते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग निश्चित ही इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जब भी बोर्ड का एग्जाम आएगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बनता है, उसको आप लोग जरूर सॉल्व करके और अच्छे नंबर निश्चित पाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।